Hello friends, my name is Surbhi and I am back with a new topic. Well, अभी तक हमने ज्योग्राफी पढ़ी और ज्योग्राफी के बाद कई बच्चों ने कमेंट डाउन किया कि मैम हमें बायोलॉजी पढ़नी है क्योंकि मैम बायो में ना कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं। समझ नहीं आ रही हैं प्लस याद नहीं हो रही हैं। मैम नाम ही इतने टफ होते हैं, कंसेप्ट ही इतने डिफिकल्ट होते हैं कि चीजें समझ में नहीं आती। देन सम स्टार्टेड सेइंग कि मैम अगर इतना ही इजी होता तो हम यही सब्जेक्ट ले लेते और डॉक्टर ही बन जाते। नहीं, इतना नहीं पढ़ना, आपको डॉक्टर नहीं बनना। सी, बहुत ही होलिस्टिकल कवरेज होता है टॉपिक्स का। व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि सेल क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसके बाद टिश्यू क्या है, उसके बाद प्लांट क्या है, उसके बाद एनिमल क्या है, किस तरीके के डिसीजेस होते हैं, फिर उन डिसीजेस के लिए क्या क्योर होती हैं। ये कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बायो में क्या क्या टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट जो आपको कवर करने हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर भी कवर करेंगे और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे वो डाउट्स। और जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज फ्रॉम द एक्सपेक्टिव ऑफ अ एस्पिरेंट। आज मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ तो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। यस, दिस इज ऑल बायोग्राफी नोट्स, सॉरी बायोलॉजी नोट्स। तो इस बायोलॉजी के नोट्स में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। आपको इतना नहीं पढ़ना, आपको एमबीबीएस नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपना पेपर निकालना है। हमें इस सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, हमें उतना करना है जितने में हुआ पेपर निकल जाए। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कुछ मैं होलिस्टिकली कवर करूंगी। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवा दूंगी। मैंने खुद ने नोट्स बनाए और जितना भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने नोट डाउन किया है। आई विल अर्ज यू ऑल कि आप भी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जैसे मैं बोल रही हूँ, प्लीज मेरे साथ आप जब भी बैठते हैं तो एक पेन और पेपर लेकर के बैठिए और मैं जो भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको वो आप प्लीज लिखते जाइए। अगर आप साथ में लिखते जाएंगे तो इसके बाद फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 10 डेज में बस इसको ही रिवाइज कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। सो नाउ सी, मूविंग ऑन कि टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं सेल से। लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन आया था कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती या प्लांट सेल में नहीं होती। अब ये हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। इतने इजी, इतने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्टोर हाउस, ये हम पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं। लाइबोसोम्स क्या करते हैं, उसके बाद गोल्जी एपरेटस का क्या रोल होता है, अगेन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होता है। सेल में इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मल से वर्ड्स हैं, आपको एक बार आप समझ जाएंगे, उसके बाद बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, हम वो भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड द सर्कुलेशन एंड नर्वस कंट्रोल। मतलब आपको आपकी बॉडी के बारे में जानना है। यूपीएससी का सिलेबस इतना ब्यूटीफुली डिजाइन है, सब कुछ फ्रॉम द वेरी फंक्शनल यूनिट से द सेल से लेकर के आपकी बॉडी में जो भी है। अगर आप मिस आउट कर चुके हैं अपने स्कूल टाइम में तो यूपीएससी आपको अभी पढ़ा देगा, तो कोई नहीं, हम अभी फिर से पढ़ लेंगे। ये सारा कुछ अपनी बॉडी के बारे में और प्लांट्स के बारे में। एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल क्या है, उसके बाद एनिमल में टिश्यू क्या है, प्लांट में टिश्यू क्या है, उसके बाद रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन के बाद रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है। उसके बाद प्लांट किंगडम क्या है, एनिमल किंगडम क्या है। अब प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? कॉज ऑफ द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इट। टर्मिनोलॉजी बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बट टॉपिक ट्रस्ट मी बहुत ईजी है। उसमें से भी क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। आपको ऊपर से सिर्फ नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या होता है, दैट्स इट। एंड देयर आफ्टर विटामिन एंड मिनरल्स, डोंट फॉरगेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है विटामिन एंड मिनरल्स। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। हेल्थ एंड डिसीजेस, कौन सा डिसीज, कॉलेरा कैसे होता है, कॉलेरा इज अ वाटरबोर्न डिसीज। जो कोविड है, कोविड का जो वायरस है, इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज और अ वायरल डिसीज। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। कौन सा डिसीज ट्रांसफरेबल होता है, कौन सा डिसीज ट्रांसफरेबल नहीं होता है। एड्स है, एड्स ट्रांसफरेबल है कि नहीं है। नॉकनी है, नॉकनी ट्रांसफरेबल है कि नहीं है। जस्ट कमेंट दिस डाउन बिलो। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप बस एक बार इस चीजों को रीड कर लेंगे एंड यू आर गुड टू गो। Now there are few topics जिसमें students commented down below कि मैम we are facing problems, so I have made specific videos dedicated to those particular topics. And again, this is from a student, for a student, to a student.
आई प्रिपेयर्ड नोट्स कि इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पढ़ाना, जो आपके एग्जाम में आता है मेरे को सिर्फ उतना पढ़ाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना, हमें एग्जाम निकालना है, पीएचडी नहीं करनी है, रिमेंबर दैट। तो पिकिंग अप आवर फर्स्ट टॉपिक सेल। अब सी क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एक था लिविंग सेल और एक था डेड सेल। डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? लुक, आई एम राइटिंग इट डाउन हियर, आई विल अर्ज एवरीवन टू राइट इट विद मी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की, पर तब जो सेल था वो था डेड। फिर उसके बाद लिविंग सेल, व्हेन हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। एक पॉन्ड में सर ने देखा कि अरे सेल तो लिविंग भी है, तो अब क्वेश्चंस क्या आएंगे? डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक डेड सेल, व्हेन हुक लिविंग सेल। राइट इट डाउन। देन कम्स, हम एक बार कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली सेल देख लेते हैं। एक थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी स्केल्डन एंड टी शेवान। ये तीन नाम बस आपको याद रखने हैं, स्केल्डन एंड टी शेवान जिसने सेल थ्योरी दी थी। फिर आता है हमारा रॉबर्ट हुक जिसने डेड सेल को, ही सॉ सेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बट दैट सेल वाज डेड। उसके बाद लिविंग सेल, ली हुक ने फाइंड किया कि जो सेल है वो लिविंग है। दैट्स इट, इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद डायरेक्टली मूविंग सेल। अब देखो सेल जो है ना, सेल दो तरीके के होते हैं। सेल जो है वो दो तरीके के होते हैं। कौन से दो तरीके के होते हैं? एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। अब सी प्रोकैरियोटिक, देखो प्रो मतलब पहले, तो जो आपके प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दी प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स आर योर प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। सी, इसमें नो न्यूक्लियस। इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता इस सेल में। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। ये है न्यूक्लियोइड है जिसमें डीएनए है। आपने कहा कि सर कि मैम कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो अब जो हमारा डीएनए है वो कहाँ होगा? तो जो न्यूक्लियोइड होगा उसमें हमारा डीएनए होगा। इसके बाद जो इसमें मेम्ब्रेन्स है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जितने भी ऑर्गेन्स हैं और ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे ये हमारा राइबोसोम है, फिर इसके अंदर ये डीएनए है, कुछ भी जो ऑर्गेन होते हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होते। तो नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेन, दिस इज नंबर 1, नो न्यूक्लियस, एंड नंबर 2 इज लैक मेम्ब्रेन बाउंड, lacks membrane bound nucleus and organ। जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, और न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस नहीं है तो जो डीएनए है वो किस में होगा? जो डीएनए है वो होगा न्यूक्लियोइड में, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, क्या कि एग्जांपल्स क्या हैं। तो प्रोकैरियोटिक के आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए।
सो नाउ हमें प्रोकैरियोटिक में क्या क्या याद रखना है? हमें प्रोकैरियोटिक में याद रखना है कि न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। अब जब न्यूक्लियस नहीं होता है तो डीएनए कहाँ होगा? न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियोइड होता है उसमें हमारा डीएनए होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं, प्लस जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड भी नहीं है, और जो जितने भी अदर ऑर्गेन्स हैं वो सब भी मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है। इसमें हमें क्या याद रखना है कि कुछ भी मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है, ठीक है, प्लस न्यूक्लियस भी नहीं है। प्रोकैरियोटिक मतलब कि प्रिमिटिव सेल्स। नाउ इसमें हमें कुछ एग्जांपल्स याद रखने होते हैं। अगर आ गया कि प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स बताओ, तो हमें इसमें एग्जांपल्स याद होना चाहिए। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नंबर 1 is bacteria. Number 2 is mytoplasm. Bacteria, mytoplasm, and number 3 is blue-green algae. Blue-green algae. ये 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द प्रोकैरियोटिक्स। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने यूकैरियोट्स पे। तो सी, यूकैरियोट्स पे हमें कुछ चीजें हैं जो बड़े ध्यान से याद रखनी है। हम सब ने सेल पढ़ा हुआ है, बचपन से हम सेल पढ़ते आ रहे हैं, पर अब क्या होता है कि सेल में सी, सबसे पहले तो टॉप पे रेड से लिख लो कि सेल वॉल इज absent in animal cell. सी, जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच प्लांट और एनिमल। तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें? हमें इसमें कुछ गिनी चुनी चीजें ही पढ़नी है। जैसे एक तो हमें सेल वॉल के बारे में ही पढ़ना है। जो सेल वॉल होती है, जो प्लांट होता है, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, जो प्लांट होता है, प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। प्लांट के बाद जो हमारी फंगाई है, उसमें सेल वॉल होती है चिटिन की। एंड जो बैक्टीरिया होता है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है, उसमें सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। जो हमारा प्लांट सेल होता है, उसमें सेल वॉल होती है किसकी? सेल्यूलोज की। जो फंगाई होती है उसमें चिटिन की, जो बैक्टीरिया होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। इसके बाद जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल होता ही नहीं है। सेल वॉल नहीं होता तो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। जो एनिमल सेल होता है, जो हमारा एनिमल सेल होता है, इसमें होता है सेल मेम्ब्रेन। और अब जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो बना हुआ होता है वो किसका होता है? वो होता है लिपिड एंड प्रोटीन का। ये होता है लिपिड प्लस प्रोटीन। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। Then we are done with cell wall and cell membrane. See, पहले सेल वॉल होगा, फिर सेल मेम्ब्रेन होगा, उसके अंदर सेल के ऑर्गेन्स होंगे। अब जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस होगा, और जितने भी ऑर्गेन्स होंगे वो सब क्या होंगे? वो सब मेम्ब्रेन बॉन्ड होंगे। अब देखो, हमने देख लिया कि सेल वॉल होगी किसमें? प्लांट सेल में, फंगाई में, बैक्टीरिया में, पर एनिमल सेल में नहीं होगी। जो प्लांट है उसमें किसकी होगी? सेल्यूलोज की। जो फंगाई है उसमें किसकी होगी? चिटिन की। जो बैक्टीरिया है उसमें किसकी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकन की। फिर आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है?
सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि जो सेल है, सेल के अंदर भी तो एनर्जी जाती है, ऑक्सीजन जाती है, सेल के बाहर भी तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर जाता है। ये सब जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अंदर बाहर हो रहा है, ये कैसे होता है? ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से। कॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है? सी, जब एक सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और बाहर के सरफेस में कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन अंदर से बाहर जाएगा। सिमिलरली जब बाहर सेल के बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम होगा तो बाहर से अंदर चीजें आएंगी। दिस इज व्हाट सिलेक्टिवली परमिएबल इज। एंड कैसे होता है ये होता है जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस की। देखो, इसमें ना हमें कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे कि हमें पढ़ना है न्यूक्लियस, हमें पढ़ना है राइबोसोम्स क्या होते हैं, हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमें पढ़ना है गोल्जी बॉडी क्या होती है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। फिर ये क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर ही होता है न्यूक्लियोलस, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, जो हमें देखना है। अब स्टार्टिंग ऑफ और साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? देखो, साइटोसोल क्या है, देखो पहले तो ना अच्छे से एक बार अपने सेल को देख लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आप लोग पहले अच्छे से इस साइड हो जाती हो। एक्चुअली मैं, आप लोग एक बार अच्छे से अपने सेल को देख लो। ये सेल है जिसमें हमें कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छे से पढ़नी है। क्या क्या? सबसे पहले हमें पढ़ना है न्यूक्लियस, सबसे पहले हमें पढ़ना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद हमें क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस के बाद हमें पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सी, स्मूथ वो जिसके सरफेस पे कुछ नहीं, रफ वो जिसके सरफेस पे होगा राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स फिर हमें पढ़ना है थर्ड। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब मूविंग ऑन टू फर्स्ट टॉपिक, क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है भाई? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस इज, और हाँ, न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। अब इट इज ओनली इन यूकैरियोटिक एंड इट इज द कंट्रोल सेंटर। जो हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। तो जो हमारा न्यूक्लियस है ना, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब इसमें ना डीएनए भी होता है, इसमें आरएनए भी होता है और इसमें प्रोटीन भी होता है। देखो, जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है हिस्टोन, न्यूक्लियस में होता है हिस्टोन, हिस्टोन प्लस डीएनए। जो डीएनए होता है वो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कैरी करता है। हम सबको पता है, हम सबने पढ़ा है कि जो हमारा डीएनए होता है वो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है और जो डीएनए होता है वो कहाँ आता है? न्यूक्लियस में। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, वेयर इज हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए फाउंड इन सेल, इन एनिमल सेल? तो आंसर क्या है? इन न्यूक्लियस। क्लियर है? इसके बाद जो ये है न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर। आज क्लियरली विजिबल, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस और इसके अंदर होता है प्रोटीन प्लस आरएनए, प्रोटीन प्लस आरएनए। This is the site for rRNA. This is the site for rRNA. Site for
mRNA. कोरोना वायरस, कोविड वायरस इज अ टाइप ऑफ rRNA और mRNA. कमेंट दिस क्वेश्चन डाउन बिलो. ऐसा क्वेश्चन सिमिलर टू दिस आ चुका है आपके एग्जाम में एंड ये भी आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. तो एवरीवन कमेंटेड डाउन बिलो कि जो हमारा कोविड वायरस है वो rRNA है या वो mRNA है. नाउ यू ऑल नो कि जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में क्या होता है, सिंपल साइट फॉर rRNA, इसमें होता है प्रोटीन प्लस RNA. जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियस के अंदर है, उसमें है प्रोटीन प्लस rRNA. फिर आता है हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या है भाई, हिस्टोन प्रोटीन है और प्लस DNA है. ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ. अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ क्यों होता है, क्योंकि इसके सरफेस पे होता है राइबोसोम्स. जो ये रफ, ये आपको दिख रहा है, देखिए ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस पार्ट, वन सेक, आई विल हाईलाइट इट विद अ डिफरेंट कलर. दिस इज योर endoplasmic reticulum, this is your rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. न्यूक्लियस के बाद ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया है हमारा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस फिर न्यूक्लियस, फिर ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये रफ क्यों है, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये डॉट्स, ये है राइबोसोम्स. ये जो डॉट्स हैं ये हैं राइबोसोम्स. ये दिस राइबोसोम्स, दिस डॉट्स आर राइबोसोम्स. अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये प्रोटीन के सिंथेसाइज करते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं लिपिड्स, ग्लाइकोजन, लिपिड्स, ग्लाइकोजन एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स. स्टीरॉयड हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या होता है, स्टीरॉयड हार्मोन्स, अगर कोई जिम जाता हो, किसी को बॉडी बिल्डिंग का शौक हो, तो आपको पता होता है कि जो हमारी मसल अप होती हैं, वैसे मेरी तो कुछ खास है नहीं, पर जिन भी लोगों की मसल्स होंगी और जो मसल अप होंगी उनको पता होगा कि मसल्स के लिए, मसल को बिल्डअप करने के लिए कौन सा क्या लगता है मसल्स के लिए, कि मसल्स को बल्क अप कर देंगे, स्टीरॉयड हार्मोन. स्टीरॉयड हार्मोन, तो जो सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन होती है वो कहाँ होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, अगेन आई विल चेंज द कलर to show you better. See, this is smooth endoplasmic. This is this green, if you can see it. Wait. Yes, this green, light green endoplasmic, smooth endoplasmic reticulum. आपको इसका सरफेस एकदम स्मूथ दिख रहा है, इसके सरफेस पे कोई डॉट्स नहीं है, इसके सरफेस पे कोई डॉट्स नहीं है, मतलब इसके सरफेस पे कोई राइबोसोम्स नहीं है. राइबोसोम्स नहीं है तो क्या नहीं होता, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता. प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता तो क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है तो लिपिड्स का सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है और स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस होता है. स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या है, जो भी जिम जाते हैं, बल्कअप करते हैं, अगेन मेरा तो कुछ भी नहीं है, बट जिनका मसल्स होता है वो मसल्स कैसे बनती है, वो स्टीरॉयड हार्मोन्स की वजह से बनती है. तो स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर इन रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, एक स्मूथ और एक रफ. जो रफ होती है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं. राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. जो स्मूथ होता है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ऑब्वियसली तभी स्मूथ है. अब राइबोसोम्स नहीं है तो प्रोटीन को तो सिंथेसाइज नहीं करेगा, तो क्या करेगा, तो लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करता है, और जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं उसको सिंथेसाइज करता है. नाउ कमिंग टू लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स क्या होता है, लाइसोसोम्स, सी सिंपली दिस इज कॉल्ड एज द सुसाइड बैग. सुसाइड बैग, सुसाइड स्क्वाड देखी थी कुछ लोगों ने, देखी होगी तो कमेंट जरूर करके बताना ना, जस्ट अ थम्स अप. यस, आई हैव आल्सो सीन सुसाइड स्क्वाड. सो सुसाइड बैग नाम से ही समझ में आ रहा है. अब
जो हमारा लाइबोसोम्स होता है इसके अंदर होते हैं, जो हमारे लाइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर होते हैं, जो हमारा लाइबोसोम्स है इसके अंदर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके अंदर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सी, जो हमारा लाइबोसोम्स है इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होने की वजह से क्या होता है कि ये जो है हमारा लाइबोसोम्स, ये एक ऐसे क्या कहते हैं एसिड्स रिलीज करता है जिसकी वजह से सेल खुद को डिसॉल्व कर सकता है, सेल खत्म हो सकता है, इसलिए इसको कहते हैं सुसाइड बैग। इट इज कैपेबल ऑफ एंडिंग द लाइफ ऑफ सेल, ठीक है, कॉज ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज विच इट परफॉर्म्स, कॉज ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच इट हैव। अब जो लाइबोसोम्स होते हैं वो फाउंड कहाँ पे होते हैं? वो बनते कहाँ से हैं? तो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी, दिस इज ओवर हियर गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से बनते हैं हमारे लाइबोसोम्स विच आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स। अब ये जो गोल्जी बॉडी है ये सिर्फ और सिर्फ लाइबोसोम्स को फॉर्म करने का काम नहीं करती है। लाइबोसोम्स को फॉर्म करने के साथ साथ जितना भी हमारे सेल में सर्कुलेशन होता है वो सब कुछ कौन मेंटेन करता है? वो सब कुछ मेंटेन करती है हमारी गोल्जी बॉडी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे, पावर हाउस ऑफ सेल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया? पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप करता है एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी एनर्जी करेंसी। एटीपी क्या है? एटीपी है एनर्जी करेंसी। सी, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? सी, रेस्पिरेशन होते हैं दो टाइप के, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें हम ऑक्सीजन की हेल्प से जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट ग्लूकोज होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल में पावर जनरेट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करता है। दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कि दिस इज द एनर्जी करेंसी एंड द पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया क्या बचा आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया? वेल, I guess we are done. Yes, we are done. We have covered everything. One more thing. Mitochondria, write it down. Mitochondria and cytoplasm. Mitochondria and cytoplasm. Sorry, chloroplast. Mitochondria and chloroplast. They are apart from nucleus, two of the other members in which the synthesis of protein happens. Synthesis of protein. Synthesis of proteins. Mitochondria and chloroplast are the only two other organs in a cell which can synthesize their own protein, and as they can synthesize their own protein, they are called semi-autonomic. खुद से अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। Now, this is all you need to remember from cell. सेल में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। मैंने सारी एनसीईआरटी कवर की, एनसीईआरटी में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर किए। अब आपको क्या करना है? आपको ये लेक्चर 1 से 2 बार देखना है। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने मेरे साथ में ही नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, बस उन्हीं नोट्स को। और मैंने इतना कम क्यों लिखवाया? मैं चाहती तो आपको बड़ी लंबी पीडीएफ दे देती, इवन मेरे लिए भी वो बहुत ईजी होता था।
जितना भी स्टडी मटेरियल है ऑनलाइन तो सब कुछ अवेलेबल ही है, बस उसको कॉपी पेस्ट करके एक पीडीएफ में डालना और फिर वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। बट सी हम ना लिमिटेड चीजें याद रख सकते हैं और वही लिमिटेड चीजें पूछी जाती हैं और वही हमें करना है। इसलिए मैंने सिर्फ एक इमेज रखी ताकि आप अच्छे से इमेजिन कर पाओ और फिर मैंने सब कुछ लिखवाया है। सेम आपको करना है। प्लीज ट्राई कि आप ये 2 इमेजेस ड्रॉ करो। बहुत आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मोड़ा ड्रॉ कर लो ताकि एक इमेजिनेशन बन जाए। उसके बाद इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मैंने आपको लिखवा दिए। आपको क्या करना है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल एनिमल में नहीं होती है, प्लांट में होती है। 3 तरीके की होती है। प्लांट में कौन सी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। फंगाई में चिटिन की। बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, कमेंट इट डाउन बिलो। बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी होती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स की एंड प्रोटीन्स की। उसके बाद हमने न्यूक्लियस पढ़ा। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियोलस में प्रोटीन प्लस आरएनए होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, 2 तरीके का होता है, एक स्मूथ और एक रफ। अब जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है, उसमें राइबोसोम्स होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स नहीं होते। क्योंकि उसमें राइबोसोम्स नहीं होते तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते। प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते तो क्या करते हैं, तो वो लिपिड्स, ग्लाइकोजन्स और स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन क्या होता है, जो भी लोग बल्क अप करते हैं, जिनकी मसल्स होती हैं, उनको पता है कि मसल्स कैसे बनती हैं। मसल्स बनने के पीछे होता है स्टीरॉयड हार्मोन्स। हाँ, जो मैम में नहीं है बट जो भी जितने भी लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनमें है। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स, ये सब कुछ की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये रही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या है, सुसाइड बैग। सुसाइड बैग क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं विच इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एंटायर सेल। इसके बाद ये फाउंड कहाँ पे होते हैं, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है, इट मेंटेन्स द सर्कुलेशन सॉरी इट मेंटेन्स द सर्कुलेशन ऑफ द सेल। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हमने किया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि क्या, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी करेंसी इज डेवलप्ड। एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, विच इज एटीपी। कितना एटीपी, 36 यस। उसके बाद वी आर डन। उसके बाद क्या बचा, वी आर डन। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। हाँ, उसके बाद ये बचा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोफिल। Mitochondria and chlorophyll are 2 organs which can synthesize their own protein. They can synthesize their own protein. That's why they are also called semi-autonomial. Now these are the questions जो एग्जाम में आएंगे सीधे। न्यूक्लियस में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, आरएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियस किस में होता है, किस में नहीं होता है, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में होता है पर प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। बस आपको एक पेज में ये दोनों ड्रॉ करना है और इसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। यू आर गुड टू गो। अगर आप चाहें क्या होता है, प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एक चैप्टर है सेल करके, आप प्लीज एक बार उसको सिर्फ रीड कर लीजिए। जो कुछ भी मैंने यहाँ पे बोला है आज की क्लास में उससे बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ उसी में है और जो कुछ भी आपके एग्जाम में आना है उससे बाहर कुछ भी नहीं है। सो प्लीज गो थ्रू इट एंड वील सून मीट इन अ नेक्स्ट क्लास विद अ नेक्स्ट न्यू टॉपिक जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो। टिल देन प्लीज इसको कीजिए एंड या इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट। आई थिंक दैट्स ऑब्वियस क्योंकि द काइंड ऑफ लव एंड सपोर्ट यू आर शोइंग, ये चीजें मुझे बार बार नहीं बोलनी होंगी। So please do the obvious and keep on studying. Thank you so much.